हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रूल ऑफ लॉ को। रूल ऑफ लॉ एक डॉक्ट्रीन है, तो आज से हम अलग अलग डॉक्ट्रीन्स को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि रूल ऑफ लॉ हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम रूल ऑफ लॉ को कवर करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल के प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए, अगर जरूरी लगे तो नोट्स बनाते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं इस डॉक्ट्रीन का। बैकग्राउंड क्या, एक तरीके से आप इसको इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो समझते हैं क्या है। सो ये जो डॉक्ट्रीन आया है यार, ये इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से निकल कर आया है। ठीक है, ये बेसिक डॉक्ट्रीन जो निकल कर आया है, ये इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का ये डॉक्ट्रीन एक बेसिक प्रिंसिपल है, इस बात को याद रखना, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किसने किया है? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिनेटर कौन था? ठीक है, इसको ढूंढा किसने एक्चुअली में? तो वो ढूंढा है सर एडवर्ड कोक ने। ठीक है, सर एडवर्ड कोक ने। ये चीफ जस्टिस थे। कहां पर चीफ जस्टिस थे? जेम्स वन की रेन में, जब जेम्स वन का राज था तब वहां पर ये चीफ जस्टिस थे, सर एडवर्ड कोक। अब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया यार, राइट? इस पूरी थ्योरी को, इस पूरे डॉक्ट्रीन को डेवलप किसने किया? वो डेवलप किया है एवी डाइसी ने। एवी डाइसी ने। अच्छा, एवी डाइसी ने अपने कौन सी बुक में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है? द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बुक का नाम है द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, बिकॉज हमारा बैकग्राउंड काफी हद तक हमें क्लियर हो गया है। बाय द वे यार, एक चीज मत भूलना, रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ में डिफरेंस है। ठीक है, मैं कमेंट पिन कर दूंगी कि क्या डिफरेंस है रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ में। ठीक है, तो प्लीज उसे चेकआउट जरूर कर लेना। बहुत सारे लोग यार कंफ्यूज होते हैं कि रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ सेम है। बिल्कुल नहीं, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत अलग हैं। ठीक है, कमेंट जरूर मेरा चेक कर लेना, पिन कर दूंगी मैं। रूल ऑफ लॉ का बहुत ही सिंपल मीनिंग, एकदम लेमैन टर्म्स में, ठीक है, जैसे बच्चे को भी समझ में आ जाए, वो ये है कि सिक्योरिटी अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। ठीक है, किसी भी आर्बिट्ररी एक्शन के अगेंस्ट तुम्हें प्रोटेक्शन मिलता है रूल ऑफ लॉ से। ठीक है, बेसिकली अगर कोई अपनी मर्जी चला रहा है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर अपनी मर्जी चला रही है, तुम्हें जबरदस्ती अरेस्ट कर रही है, तुम्हारी फ्रीडम तुमसे छीन रही है, तुम्हारे राइट्स तुमसे छीन रही है, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी अगर उस कंट्री में रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल फॉलो होता होगा तो। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ इज बेसिकली द पावर ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो किंग हो, चाहे वो क्वीन हो, चाहे वो कहीं का कोई भी हो। ठीक है ना, लॉ के ऊपर कोई नहीं है यार। लॉ इज सुप्रीम। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इज बेसिकली रूल ऑफ लॉ। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। लॉ के सामने सब लोग इक्वल है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। अब डाइसी ने इस डॉक्ट्रीन को 3 मीनिंग्स दिए हैं। ठीक है, 3 मीनिंग्स दिए हैं या 3 प्रिंसिपल्स दिए हैं इस डॉक्ट्रीन के। अब हम वो डिस्कस करेंगे। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सो रूल ऑफ लॉ का जैसे कि मतलब मैंने आपको समझाया, रूल ऑफ लॉ का मतलब है एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी लॉ सुप्रीम है। ठीक है, लॉ के नीचे सब लोग हैं और कोई लॉ के ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, लॉ इज सुप्रीम। अब यहां पे देखो क्या कहा, अकॉर्डिंग टू वेड। ठीक है, वेड भी एक राइटर है, तो वेड ने कहा द रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू लॉ। तो रूल ऑफ लॉ ये चाहता है कि गवर्नमेंट लॉ को फॉलो करे। जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है वो ये चाहता है कि गवर्नमेंट भी लॉ को फॉलो करे, रादर देन द लॉ सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, लॉ को नहीं झुकना चाहिए गवर्नमेंट के आगे, नहीं, गवर्नमेंट को लॉ के आगे झुकना चाहिए। समझ रहे हो? द रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू लॉ, यानी गवर्नमेंट को लॉ के आगे झुकना चाहिए, रादर देन द लॉ सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, रादर देन लॉ गवर्नमेंट के आगे झुके। ठीक है, लॉ को सुप्रीम ही रखना है हमें, अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है तो। ठीक है, अच्छा, इंग्लैंड में क्या फॉलो होता था? इंग्लैंड में कॉमन लॉ फॉलो होता था। ठीक है, कॉमन लॉ, कंफ्यूज मत होना, कॉमन लॉ मतलब इंग्लैंड का लॉ। ठीक है, तो डाइसी ने क्या कहा, द सेंट्रल, इस प्रिंसिपल को लेके डाइसी ने कहा है द सेंट्रल एंड मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉमन लॉ। ठीक है, द सेंट्रल एंड मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ
कॉमन लॉ, यानी जो इंग्लैंड का कॉमन लॉ था उसका सबसे बेसिक और सेंट्रल, या ठीक है, सेंट्रल सबसे बेसिक फीचर कौन सा था? यही डॉक्ट्रिन, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, कॉमन लॉ का जो एकदम मेन पॉइंट था वो था रूल ऑफ लॉ। ये कह रहे हैं डाइसी, राइट। सो पॉइंट ए हमने डिस्कस कर लिया, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। अब हम पॉइंट बी डिस्कस करेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जितनी भी क्लासेस हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है, जितनी भी क्लासेस हैं हमारी सोसाइटी में, वो अमीर है, वो गरीब है, वो कोई भी है, दे ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, लॉ के सामने सभी लोग समान हैं। ठीक है, सभी क्लासेस के लिए यार सेम कोर्ट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को हमें पनिश करना है तो हम उसके लिए कोई डिफरेंट कोर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, उसको अलग तरीके से पनिश किया जा रहा है। नहीं, सभी को सेम तरीके से पनिश किया जाएगा, सेम कोर्ट में पनिश किया जाएगा, कोई अलग स्पेशल कोर्ट उनके लिए नहीं लगाया जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ लिखा है, दे ऑल मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ। ठीक है, जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, जो सभी के लिए कोर्ट्स हैं, वो उन्हीं के लिए रहेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी उन्हीं कोर्ट्स में पनिश किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई बड़ा ऑफिसर है तो उसके लिए अलग से कोर्ट बनवाया जाए, कोई स्पेशल कोर्ट बनवाया जाए, नहीं। ठीक है ना, सभी को ऐसे ही पनिश किया जाएगा ऑर्डिनरी कोर्ट्स में। ठीक है, देखो उन्होंने लिखा भी है, इंग्लैंड में क्या था, सभी लोग सेम लॉ को फॉलो करते थे। ठीक है, इन इंग्लैंड ऑल पीपल वर सब्जेक्ट टू द सेम लॉ, सभी लोग सेम लॉ को फॉलो करते थे। एंड देयर वर नो स्पेशल कोर्ट्स फॉर गवर्नमेंट अथॉरिटीज, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए कोई स्पेशल कोर्ट्स नहीं थे। ठीक है, यानी सेम लॉ और सेम कोर्ट में ही पनिशमेंट मिलती थी। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है डाइसी का वो है जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब समझिए, जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्लियर होना आपको जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। देखो, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब है कि जैसे कि इंडिया में क्या है, हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हमारा रिटन संविधान है, हमारा संविधान लिखा हुआ है और काफी लंबा है। ठीक है, दुनिया में सबसे लंबा संविधान हमारा ही है। ठीक है, तो उसमें लिखी हुई है चीजें, अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है पन्ने पलट के देख सकते हो कि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि कोर्ट में अगर कोई केस गया, ठीक है, कोर्ट में अगर कोई केस गया, तब वहां से कोई प्रिंसिपल निकल के आया। ठीक है, उस केस, उस पर्टिकुलर केस से कोई चीज निकल कर आई, कोई प्रिंसिपल निकल कर आया, आगे वही प्रिंसिपल फॉलो होता है बाकी केसेस में। ठीक है, कोई रूल एस्टैब्लिश हुआ तो वो कोर्ट में ही एस्टैब्लिश होगा, उसको कहीं पे लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, उनका संविधान लिखा हुआ नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन है। जजेस ने जो वर्डिक्ट्स दिए हैं, जजेस ने जो जजमेंट्स दिए हैं, उनके बेसिस पर आगे केसेस डिसाइड होते हैं। ठीक है, उनके बेसिस पर आगे डिसीजंस लिए जाते हैं, उनके बेसिस पर लॉज बनते हैं, उनके बेसिस पर लॉज को फॉलो किया जाता है। ठीक है, जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन है, जजेस के वर्डिक्ट पर बेस्ड है। अनरिटन है, रूल्स तभी निकल कर आते हैं जब कोई केस जाता है, कोई लैंडमार्क केस हो गया। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ केशवानंद भारती एक लैंडमार्क केस है, अब वहां पे भी कोई लैंडमार्क केस हुआ, उस केस से कुछ चीजें निकल कर आई, तो अब उन केस से जो चीजें निकल कर आई, अब आप उन्हीं को फॉलो करोगे। ठीक है, ये होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके यहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, केस से कुछ कुछ चीजें उठाई गई हैं, इस केस से ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस केस से ये रूल निकल कर आया, इस केस से ये लॉ निकल कर आया, अब से इसे फॉलो किया जाएगा, ऐसे चीजें होती हैं। समझ गए? अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। और लॉ मेड फैमिली का पार्ट आप नहीं हो तो प्लीज, आपको पता है क्या करना है, बेल आइकन दिया हुआ है, जाके हिट कर दो यार प्लीज। जैसे हमारे यहाँ फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जितने भी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में क्या है, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ जुडिशियल डिसीजंस इन कॉन्क्रीट केसेस। इंग्लैंड में ये राइट्स कैसे आए, वहां पे तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए वहां पे ये राइट्स जुडिशियल डिसीजन से निकल कर आए। ठीक है, किसी केस में ये निकल कर आए कि ये केस बहुत लैंडमार्क केस है, तो इस केस से हमें फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट मिली।
इस केस से ये लॉ निकल कर आया, इस केस से ये राइट निकल कर आया, ठीक है। तो केसेस में से चीजें निकल कर आ रही हैं वहां पे, ठीक है। जुडिशियल डिसीजंस इन कॉन्क्रीट केसेस, कॉन्क्रीट केसेस क्या है, लैंडमार्क केसेस हैं, ठीक है। तो वहां पे फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, राइट टू पर्सनल लिबर्टी किसी जगह लिखी नहीं हुई है, किसी केस से निकल कर आई है, ठीक है। अब डाइसी का मानना है कि भाई जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स जहां लिखे रहते हैं वहां पे ये राइट्स इग्नोर कर दिए जाते हैं और छीन लिए जाते हैं, ठीक है। डाइसी का मानना है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स या तो इग्नोर कर दिए जाते हैं या तो छीन लिए जाते हैं, लेकिन जहां पर ये राइट्स कोर्ट खुद देता है यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जहां पर ये राइट्स कोर्ट खुद देता है यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर ये राइट्स ज्यादा सिक्योर रहते हैं और एनफोर्सिएबल रहते हैं, ठीक है। यानी कोर्ट के पास आप तुरंत जाके बोल सकते हो कि मेरा ये राइट वायलेट हुआ है, ठीक है। वहां पर ये ज्यादा सिक्योर रहते हैं और एनफोर्सेबल रहते हैं बिकॉज कोर्ट्स आर गारंटर्स ऑफ लिबर्टी, ठीक है। डाइसी का मानना था कोर्ट्स ही हमें लिबर्टी देते हैं, कोर्ट्स ही हमें फ्रीडम देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, डाइसी बहुत ज्यादा जुडिशरी के फेवर में थे, ठीक है। डाइसी मानते थे कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट रहना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं आपको डाइसी की एक तरीके से मेंटालिटी बता रही हूं आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। तो ये 3 चीजें आई होप आपको क्लियर हो चुकी हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना या लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी वहां पे डाल देना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। सो अब इस डॉक्ट्रिन के मेरिट्स देख लेते हैं या एडवांटेजेस क्या है रूल ऑफ लॉ के। देखो, गवर्नमेंट अथॉरिटी को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा और इफेक्टिव और पावरफुल मेजर है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ अगर रहेगा भाई तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपनी लिमिट में रहेंगी, है ना, क्योंकि उनको पता है भाई लॉ से सुप्रीम कुछ नहीं है, हम भी जेल जा सकते हैं, उनको ये डर बना रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए ये सबसे इफेक्टिव मींस है टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। और ये डॉक्ट्रिन यार ऑलमोस्ट ऑल द जितने भी लीगल सिस्टम्स है, ठीक है, दुनिया के जितने भी लीगल सिस्टम्स है सभी लोग इस डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट करते हैं और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मानते हैं। एक तरीके से अगर कुछ हमें होता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है, ठीक है, वो हमें बचा लेगा। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड माना जाता है इस डॉक्ट्रिन को। और गवर्नमेंट के पास देखो, सेकेंड पॉइंट में देखो, गवर्नमेंट के पास एक तरीके से अथॉरिटी रहती है कि वो सिटीजन के राइट्स छीन ले, लेकिन अगर रूल ऑफ लॉ रहेगा तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी नहीं चला पाएगी ज्यादा, ठीक है ना, साफ बात। अगर ये रूल ऑफ लॉ रहेगा गवर्नमेंट अपनी मर्जी नहीं चला पाएगी, मनमानी तो नहीं कर पाएगी, इतना पक्का है, राइट। बिकॉज रूल ऑफ लॉ का मतलब ही है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और डेमोक्रेसी में तो सही बात है, डेमोक्रेसी का तो एक तरीके से इजेंस या आप कह लो सेंट्रल पॉइंट है रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी जहां है वहां आपको रूल ऑफ लॉ देखने को मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट में हमने जुडिशरी के रोल को यार एक तरीके से एम्पावर किया है, ठीक है। जुडिशरी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर रूल ऑफ लॉ है किसी कंट्री में तो, ठीक है ना, तभी वो चीज काम आएगी, ठीक है ना। किसी डॉक्ट्रिन को लिख देने से कुछ नहीं होता है, वो डॉक्ट्रिन इंप्लीमेंट भी होना चाहिए। तो वो कब इंप्लीमेंट होगा, जब हमारी जुडिशरी पावरफुल होगी, क्योंकि लोगों के अगर अधिकार छीने जा रहे हैं तो वो लोग कहाँ जाएंगे, कोर्ट में ही तो जाएंगे ना। अगर जुडिशरी कमजोर होगी तो क्या राइट्स दे पाएगी लोगों को, ठीक है, क्या राइट्स उनके बचा पाएगी। इसलिए जुडिशरी का पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें इंडिविजुअल के राइट्स बचाने हैं तो, ठीक है ना। और रूल ऑफ लॉ में तो ऑब्वियसली जुडिशरी जरूरी है ही, ठीक है। अब डीमेरिट्स क्या है वो भी देख लेते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पोर्शन वीडियो का ध्यान से सुनना, ठीक है, नहीं तो समझ नहीं आने वाला है। प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना जो भी चीजें बताऊंगी, ठीक है। पहला पॉइंट सुनो, डाइसी से क्या गलती हुई इस डॉक्ट्रिन में, ठीक है। डाइसी से ये गलती हुई कि उन्होंने आर्बिट्ररी पार और डिस्क्रिशनरी पार के बीच में डिफरेंस नहीं समझा। डाइसी को आर्बिट्ररी पार और डिस्क्रिशनरी पार के बीच का डिफरेंस ही समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो, आर्बिट्ररी का बेसिकली आर्बिट्ररी का मतलब ये होता है कि मन मर्जी काम करना, ठीक है, उसके पीछे का कोई रीजन ना होना। मेरा मन किया, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मेरा मन किया मैंने इसको उठा के जेल में डाल दिया। अब मुझसे बाद में पूछा जा रहा है भाई क्यों जेल में डाला है, मुझे बताओ तो। मैंने कहा कुछ रीजन नहीं है इसके पीछे का, कोई रीजन ही नहीं है, बस मन किया मैंने डाल दिया, ठीक है।
डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है। मेरा जो सीनियर ऑफिसर है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मेरा एक सीनियर ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर ने मुझे कहा है कि मुस्कान सुनो, अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, कोई कोई सिचुएशन बता दी उन्होंने, वो कहते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आती है तब तुम जाके मिस्टर ए को अरेस्ट कर लेना, ठीक है। उन्होंने ये डिस्क्रिशन मेरे ऊपर दिया है, अब ये मेरा काम होगा देखना कि अगर वो सिचुएशन बनती है तो मैं जाके मिस्टर ए को अरेस्ट कर लूंगी, ठीक है। तो यहां पे आर्बिट्ररी तो नहीं है, ये आर्बिट्ररीनेस कहां है, यहां पे तो मेरे पास एक रीजन है ना कि भाई अगर ये सिचुएशन आई तो मैं मिस्टर ए को अरेस्ट करूंगी, तो ये होता है डिस्क्रिशन, ठीक है, ये होता है डिस्क्रिशन। अब ये मेरे डिस्क्रिशन पे है, अब ये मेरे ऊपर है एक तरीके से कि जैसे ही वो सिचुएशन बनेगी मैं जाके मिस्टर ए को अरेस्ट कर लूंगी, ठीक है, मेरे पास एक रीजन है, राइट। डिस्क्रिशन एक तरीके से मेरे पास फ्रीडम है टू मेक अ वाइज डिसीजन। मैं क्या बोल रही हूं, मेरे पास फ्रीडम है टू मेक अ वाइज डिसीजन, ठीक है, वाइज डिसीजन। लेकिन आर्बिट्रेरीनेस में क्या हो रहा था, कुछ भी डिसीजन ले लिया, सही है गलत है सब बाढ़ में गया, बस डिसीजन ले लिया, है ना, कोई रीजन भी नहीं है उसके पीछे का। ये मतलब होता है आर्बिट्ररी और डिस्क्रिशनरी का, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब ये डायसी को समझ ही नहीं आया, उनको ये डिफरेंस समझ ही नहीं आया, तो उन्होंने क्या कह दिया, डायसी ने क्या कह दिया, डायसी ने कहा वेयर देयर इज डिस्क्रिशन, जहां भी डिस्क्रिशन है वहां पर आर्बिट्ररीनेस है। जहां भी आप डिस्क्रिशन दे रहे हो किसी पब्लिक अथॉरिटी को खुद से डिसीजन लेने के लिए, वहां पे आर्बिट्ररीनेस आ जाएगी। तो ये चीज तो गलत है ना यार, ये चीज सही कैसे हुई, जहां पर डिस्क्रिशन है जरूरी थोड़ी है वहां पे आर्बिट्ररीनेस आ जाए, जहां पर डिस्क्रिशन है वहां पे तो हम वाइज डिसीजन ले रहे हैं ना, वहां पे तो हमारे पास अथॉरिटी है ना डिसीजन लेने की, जो अभी मैंने आपको मतलब बताया, वहां पे आर्बिट्ररीनेस कैसे आ जाएगी। तो ये डायसी को समझ में नहीं आया, यही उनकी पूरी जो इन्होंने डॉक्ट्रीन दिया, इसका मेन फॉल्ट यही है, इसका मेन डीमेरिट यही है कि डायसी डिफरेंस ही नहीं बता पाए आर्बिट्ररी पावर में और डिस्क्रिशनरी पावर में। इसीलिए वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जहां पे डिस्क्रिशन रहता है वहां पे आर्बिट्ररीनेस रहती है, जो कि सरे से गलत है, ठीक है। अच्छा आज का लेते हैं टाइम, ठीक है, आज तो सारे स्टेट्स लगभग वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का एक लाइन में अगर मतलब कहूँ तो अपने सिटीजन्स के बारे में सोचते हैं, उनकी सोशल नीड्स, उनकी इकोनॉमिक नीड्स, उनकी पॉलिटिकल नीड्स के बारे में सोचते हैं, ठीक है, उन्हें सोशल स्कीम्स देते हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ करते हैं, ठीक है। तो आज के जो स्टेट्स हैं वो वेलफेयर स्टेट्स हैं। अब एक वेलफेयर स्टेट को तुम खुद सोचो, एक वेलफेयर स्टेट को यार इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनवाने होंगे, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज देनी होगी, पेंशन की स्कीम देनी होगी, पता नहीं कितनी स्कीम्स देनी होंगी, है कि नहीं। अगर हम ये कह दे गवर्नमेंट को जाके कि सुनो गवर्नमेंट, तुम्हें कुछ भी फंक्शन, कुछ भी अपना थोड़ा सा भी फंक्शन किसी को बांटना नहीं है, सारा काम आपको खुद करना है, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, हमारा स्टेट बढ़ पाएगा आगे। तुम बोलोगे नहीं यार खुद से कैसे इतना सारा काम कर लेंगे, वेलफेयर स्टेट है वो तो वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट के फंक्शंस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हमारा काम बढ़ रहा है तो हमें और लोगों की हेल्प लेने की जरूरत होगी, सारे डिसीजंस मैं खुद नहीं ले सकती हूँ, ठीक है। कल को अगर हम प्रधानमंत्री बन गए तो सारे डिसीजन हम थोड़ी ले पाएंगे खुद, हमें और भी जगह जाना होगा, और भी चीजें करनी होंगी, है कि नहीं। इसीलिए थोड़ी सी अथॉरिटी, थोड़ी सी पावर हम दूसरे लोगों को दे देते हैं कि थोड़े से डिसीजंस आप ले लो। ये जो हायर ऑफिसर्स हैं वो सारे डिसीजंस नहीं ले सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता, इसीलिए उनको अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ती है, ठीक है। जो नीचे के ऑफिसर्स हैं थोड़ी अथॉरिटी उन्हें देनी पड़ती है कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम डिसीजन ले लेना, मेरे पास मत आना, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो आप खुद डिसीजन ले लीजिएगा। तो एक तरीके से हमने थोड़ी सी अपनी जो पावर है, हमारे पास जो थोड़ी सी ताकत है, वो हमने दूसरे को भी ट्रांसफर कर दी ताकि वो डिसीजन ले सके, है ना। इसी को तो कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डिस्क्रिशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर किसी वेलफेयर स्टेट को आगे बढ़ना है
तो बिना डिस्क्रिशनरी पावर दिए, बिना अथॉरिटी डेलीगेट किए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, काम पूरा नहीं हो पाएगा, राइट। अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो डाइसी ने यार क्या बोला था, यहां पे भी डाइसी गलत है, एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है ये भी। डाइसी ने कहा था कि कोई भी स्पेशल कोर्ट्स नहीं होंगे, कोई भी स्पेशल लॉज नहीं होंगे गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए, ठीक है। किसी भी ऑफिसर के लिए या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए कोई भी स्पेशल लॉ या स्पेशल कोर्ट नहीं था इंग्लैंड में, ठीक है, इन्होंने ये कहा। लेकिन डाइसी के ही टाइम पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एग्जिस्टेंस में आए थे इंग्लैंड में भी, ठीक है। इंग्लैंड में भी कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए, कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटीज के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये डिफरेंट तरीके के यार कोर्ट रहते हैं, कुछ अथॉरिटीज के लिए रहते हैं, ठीक है, वो एग्जिस्टेंस में आए थे इंग्लैंड में। अब यहाँ पे तो ये गलत हो गए, इन्होंने तो कहा था भाई कोई भी स्पेशल कोर्ट नहीं होगा तभी रूल ऑफ लॉ आएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इस डॉक्ट्रिन को हमें स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो नहीं करना है। किसी भी डॉक्ट्रिन को, आगे भी जो मैं डॉक्ट्रिन्स आपके साथ डिस्कस करूंगी उसमें एक चीज याद रखना, कोई भी डॉक्ट्रिन स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो नहीं होता। जैसे लिख दिया है वैसे ही फॉलो नहीं होती हैं चीजें, ठीक है। समय के साथ साथ कुछ चीजें यार बदलनी पड़ती हैं, सिचुएशन के साथ साथ चीजों को बदलना पड़ता है ना। जो लिख गया है जरूरी नहीं है हम उसे ही फॉलो करते जाएं, है ना। सिचुएशन के साथ कुछ चीजों को बदलना पड़ता है। एंड उन्होंने ये भी कहा था ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब उन्होंने ये भी तो बताया ना, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने भाई सभी समान है ना, लॉ इज सुप्रीम। लेकिन इंग्लैंड में क्या फॉलो होता है, इंग्लैंड में एक मैक्सिम फॉलो होता है, ठीक है। क्राउन जो है इंग्लैंड में वो इम्यूनिटी एक्सरसाइज करता है, ठीक है, उसके पास ज्यादा पावर रहती है क्राउन के पास। तो कौन सा मैक्सिम, कौन सा रूल फॉलो होता है इंग्लैंड में, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी किंग कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। तो यहां पर तो एक तरीके से हम किंग को सुप्रीम बना रहे हैं, किंग को हम इम्यून कर रहे हैं, हम यही मान रहे हैं ना कि भाई किंग कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब यही है कि किंग को भी पनिश नहीं किया जाएगा। जब किंग कुछ गलत कर ही नहीं सकता है तो उसे पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ स्ट्रिक्ट सेंस में तो फॉलो नहीं हो रहा है ना। इंग्लैंड में इक्वालिटी बिफोर लॉ स्ट्रिक्ट सेंस में कहाँ फॉलो हुआ। अगर हमने ये कह दिया कि किंग को पनिशमेंट मिलेगी नहीं, किंग कुछ गलती नहीं कर सकता है, तो वो भाई लॉ के तो ऊपर हो गया ना, वहां पे तो इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो ही नहीं हो सकता, स्ट्रिक्ट सेंस में तो नहीं फॉलो हो रहा है ना। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि हर डॉक्ट्रिन जरूरी नहीं है स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो हो, जैसे लिख दिया गया है वैसे ही फॉलो हो, नहीं भाई, कुछ चीजें सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती हैं। जैसे कि यहाँ ये 2 पॉइंट्स प्लीज याद रखना, डीमेरिट्स जो है इस डॉक्ट्रिन के, ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। इस डॉक्ट्रिन के ये 2 डीमेरिट्स बहुत जरूरी हैं। अब आगे बढ़ते हैं यार इस कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं क्या है मॉडर्न टाइम्स में रूल ऑफ लॉ की। मॉडर्न टाइम्स में यार आज के ज़माने में एक तरीके से रूल ऑफ लॉ जो है, जो डाइसी का कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, एक तरीके से उसको राइट्स ऑफ सिटीजन्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ एक तरीके से सिटीजन्स को उनके राइट्स दे रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो तो क्या कर रहा है रूल ऑफ लॉ, सभी को लॉ के इक्वल बना रहा है, लॉ को सुप्रीम बना रहा है। इससे क्या हो रहा है, सिटीजन्स को उनके राइट्स मिल रहे हैं, उनके अधिकार मिल रहे हैं, है ना। उनके अधिकार इवन वायलेट होने से भी बच रहे हैं, उनका अधिकार अब कोई छीन नहीं सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पर तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये तो पक्का है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज रहती है, वो अपनी मनमानी करती हैं, वो अपने तरीके से काम करती हैं, है ना। तो अगर ये रूल ऑफ लॉ रहेगा तो वो अपने तरीके से काम नहीं कर पाएंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके हिसाब से काम करना होगा, है कि नहीं, उसके हिसाब से चलना होगा, राइट। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में बहुत ज्यादा जरूरी है रूल ऑफ लॉ। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सो जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट है, उन्होंने अपने दिल्ली डिक्लेरेशन में, जो कि 1959 में बनाया गया था, उन्होंने ये कहा कि एक तरीके से उन्होंने जो रूल ऑफ लॉ है उसको एक तरीके से मॉडर्न फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ नेचर बताया, यानी लॉ ऑफ नेचर का मॉडर्न फॉर्म है रूल ऑफ लॉ। कितनी सही लाइन है,
ठीक है, लॉ ऑफ नेचर का एकदम से नया और सबसे मॉडर्न फॉर्म हम रूल ऑफ लॉ को मान सकते हैं। किसने कहा ऐसा? इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स में, ठीक है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने दिल्ली डिक्लेरेशन में ये चीज कही, ठीक है, कि रूल ऑफ लॉ लॉ ऑफ नेचर का मॉडर्न फॉर्म है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें रूल ऑफ लॉ कहाँ देखने को मिलता है वो डिस्कस कर लेते हैं। और भी डॉक्ट्रिन्स कवर करूंगी यार, चिंता मत करना, ठीक है, आगे भी डॉक्ट्रिन्स कवर करूंगी। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को भी मैंने पूरी तरीके से कवर कर दिया है, ठीक है, प्लेटो, एरिस्टोटल, जिनके भी व्यूज हैं मैंने वीडियोस बना दी हैं मिडिवल पॉलिटिकल थॉट पे, एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट पे, ठीक है, नहीं देखा है तो जाके जरूर से देख लेना यार, आई हाईली रिकमेंड यू ऑल। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं कवर कर रही हूँ, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पर भी जल्दी आऊंगी, वो वीडियोस भी नहीं देखी, अगर आपको जरूरत है तो प्लीज देख लेना। सो डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट किया गया है और इनकॉर्पोरेट किया गया है। देखो, सबसे पहला हमें उसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है प्रियम्बल में। प्रियम्बल में क्या क्या आइडियल्स दिए हुए हैं? जस्टिस के दिए हुए हैं, लिबर्टी के दिए हुए हैं और इक्वालिटी के दिए हुए हैं। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी इज इक्वल्स टू रूल ऑफ लॉ। कितना सही है? तो हमारा जो सबसे पहला है, यानी कि प्रियम्बल जो है, जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी में हमें देखने को मिल जाते हैं जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है, जो कि रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहाँ देखने को मिलता है रूल ऑफ लॉ? और हमें देखने को मिलता है पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट 3 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, राइट। वो भी तो फंडामेंटल राइट्स भी तो एक तरीके से रूल ऑफ लॉ को ही हमारे एनफोर्स कर रहे हैं ना, रूल ऑफ लॉ को ही ला रहे हैं हमारे सिस्टम में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे रूल ऑफ लॉ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, कैसे प्रेजेंट है? देखो, जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो तीनों ही ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं और लॉ के नीचे हैं, ठीक है, वो लॉ के ऊपर नहीं है। इंडिया में लॉ को सुप्रीम माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है, मतलब रूल ऑफ लॉ, राइट। और हमारे यहाँ जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है, तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है, राइट। तो वो भी चीज है हमारे यहाँ। जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्रिन भी प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली क्या होता है, एक लाइन में अगर समझा दूं, एक लाइन में जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही हुआ कि जो गवर्नमेंट लॉज ला रही है, ठीक है, अगर वो लॉ सिटीजन से उसका कोई अधिकार छीन रहा है तो जुडिशरी के पास अधिकार है कि वो उस लॉ को रिव्यू कर सकती है, ठीक है, उस लॉ को रिव्यू कर सकती है। और अगर वो लॉ सही नहीं है, सिटीजन से उसकी लिबर्टी छीन रहा है वो लॉ, तो जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वॉइड, ठीक है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। यही होता है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, सिंपल एक लाइन में, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन जो है जुडिशियल रिव्यू का वो भी प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अगर किसी सिटीजन का राइट उससे छीना जा रहा है, उसका राइट वायलेट हो रहा है, तो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि, है ना, कि उसके अधिकार वापस मिल जाएं उसे। तो ये भी एक तरीके से रूल ऑफ लॉ के लिए जरूरी है। और ये जो मैक्सिम है जो इंग्लैंड में अप्लाई होता है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, किंग कुछ भी गलत नहीं कर सकता, ये चीज इंडिया में नहीं है, ठीक है ना, ये चीज इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो गवर्नमेंट है और पब्लिक अथॉरिटीज है, वो सभी लोग लॉ को फॉलो करते हैं, राइट। उन सभी लोगों को आप कोर्ट में बुला सकते हो अगर उन लोगों ने कुछ गलती की है तो। जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज है, अगर किसी ने लॉ को वायलेट किया है, लॉ के साथ छेड़छाड़ की है, किसी सिटीजन का अधिकार छीना है, तो आप उसे कोर्ट में बुला सकते हो, राइट। यही चीज कह रहे हैं। तो यहां पे किंग कैन डू नो रॉन्ग का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है। बट एक चीज है, इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री में, और एक तरीके से इंडिया एक वेलफेयर स्टेट भी है, राइट। इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स देती है हमारी गवर्नमेंट, हमें इतनी सारी सोशल सर्विसेज देती है, इतनी सारी इकोनॉमिक सर्विसेज देती है, राइट। उसके लिए इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है, तो जाहिर सी बात है डिस्क्रिशनरी पावर देना पड़ेगा कुछ अथॉरिटीज को, तो वो इंडिया में प्रेजेंट है,
ठीक है, हमें डेलीगेट करनी पड़ती है अथॉरिटी अगर हमें कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो, है ना। इतनी बड़ी कंट्री को मैनेज करना किसी एक इंसान का काम नहीं है, राइट। तो उसे अपनी पावर, अपनी ताकत कुछ लोगों के साथ बांटनी पड़ेगी ताकि काम जल्दी जल्दी हो पाए। इसीलिए इंडिया में जहां वेलफेयर फंक्शंस इतने ज्यादा हैं वहां पे डिस्क्रिशनरी पावर को भी फॉलो किया जाता है। यहां पे डिस्क्रिशनरी पावर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि लेजिस्लेटिव और कुछ जुडिशियल पावर्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को भी दिए जाते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को भी मिलते हैं। तो ये चीज क्या है, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को देने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हम डिस्क्रिशनरी पावर दे रहे हैं उन्हें, है ना। वो भी डिसीजंस ले सकते हैं, वो भी कुछ जुडिशियल डिसीजंस ले सकते हैं। अब इंडिया में इतने ज्यादा केसेस हैं, खुद सोचो, इतने ज्यादा केसेस हैं, लाखों में। अब सारे तो जुडिशरी खुद नहीं दे से सॉल्व कर पाएगी, राइट। तो उसने थोड़े से अपने फंक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दे दिए। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास एक तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर आ गया, राइट। एक तरीके से जुडिशरी ने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को, राइट। कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शंस दे देना। अब लेजिस्लेचर कितने लॉज बनाएगी, है ना, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो कुछ जो पावर है लॉ बनाने की वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दे दी, है ना। यही होता है डिस्क्रिशनरी पावर। सो आई होप गाइस हमने आज के वीडियो में जो भी डिस्कस किया आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। कुछ नहीं क्लियर हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। लॉ पीप्स इज माय इंस्टा आईडी, वहां पर आप बता सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए जरूर से बता देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन जरूर से हिट कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।